भगवान जगन्नाथ की दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा का आगाज अकीदत में शराबूर हुई पूरी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी यात्रा में की शिरकत। नायब सदर और वजीर आजम ने पेश की नेक ख्वाहिशात। अमित शाह के गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद को जदीद मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का मिला तोहफा। अमित शाह ने किया अमीन पीजे केपी विद्यार्थी भवन का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 6 दहशतगर्द हलाक। शदीद गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद। खुफिया इत्तला के बाद दहशतगर्दों के साथ तसादुम जारी। तमिलनाडु पहुंची बीएसपी सदर मायावती। कत्ल की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। बीजेपी ने डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद को घेरा। पूछा हाथरस जाने वाले राहुल गांधी आर्मस्ट्रांग के अहले खाना से भी करेंगे मुलाकात। मुसलसल बारिश के बाईस हादसात में इजाफा। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद की मौत। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला मकान जमींदोज होने से 2 अफराद की मौत। 7 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी। बिहार के मगरबी चंपारण में दरियाए गंडक में फंसे 60 मजदूर। अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का इम्कान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी। पहला मैच हारने वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। हर साल रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होती है और ये रथ यात्रा साथ में दुश्मनी नीति पर खत्म होती है। उड़ीसा के पुरी में वाक़ भगवान जगन्नाथ मंदिर से एक अजीमुश्शान रथ यात्रा निकाली जाती है जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को खूबसूरत कपड़ों में सजाकर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई तक जारी रहेगी। मजहबी अकीदे के मुताबिक एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भगवान कृष्ण और बलराम जी से शहर देखने की ख्वाहिश जाहिर की। फिर दोनों भाइयों ने प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए एक अजीमुश्शान रथ तैयार करवाया और इस पर सवार होकर तीनों शहर की सैर करने निकले। तीनों गंडीचा में अपनी खाला के घर भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे और फिर शहर की सैर मुकम्मल करने के बाद वापस पुरी लौट आए। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर शहर की सैर पर जाते हैं और अपने खाला के घर गंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें बलराम जी का रथ आगे, बहन सुभद्रा का रथ दरमियान में और जगन्नाथ जी का रथ पीछे होता है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में जदीद मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का इफ्तिताह किया। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी की सहूलत भी दस्तियाब है। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में तलबा के लिए एक इमारत का भी इफ्तिताह किया।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पेड़ लगाए। इस मौके पर उन्होंने मुआशरे के तमाम लोगों से पेड़ लगाने और उनकी हिफाजत करने की अपील की। भारत में संस्कृति में पेड़ों की पूजा करते हैं और इसीलिए हमारा भी यह संकल्प होना चाहिए कि जिस तरीके से मां ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए, हम भी अपनी मां के नाम पेड़ लगाकर इस शहर को हरा भरा करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के वजीर कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाया। पौधा लगाने से पहले उन्होंने पौधे के साथ अपनी मां की दिल को छू लेने वाली तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखा कि मुझे इज्जत माब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत जम्मू में अपनी मां के मुकद्दस हाथों से छुए गए एक पौधा लगाने की सादत हासिल हुई। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने तमिलनाडु पार्टी के सरबराह मकतूल आर्मस्ट्रॉन्ग के अहले खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया और फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के जसद खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के कौमी राब्ता-ए-कार आकाश आनंद भी उनके साथ मौजूद थे। आर्मस्ट्रॉन्ग की मैयत को अवामी ताज़ियत के लिए पेराम्बूर के कॉरपोरेशन स्कूल के मैदान में रखा गया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मायावती ने पार्टी के रियासती सदर के आर्मस्ट्रॉन्ग के कत्ल पर दुख का इजहार किया। मायावती ने इस कत्ल को लेकर तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत को भी घेरा। पीएसपी सरबराह मायावती ने हुक्मरां डीएमके हुकूमत से कसूरवारों को सजा देने पर जोर दिया और कत्ल की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने तमिलनाडु में बढ़ते जराइम पर डीएमके हुकूमत को निशाना बनाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु में अमन व अमान तबाह हो गया है और डीएमके और कांग्रेस इत्तेहाद इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रियासत में दलितों की जान को खतरा है, लेकिन रियासती हुकूमत न तो दलितों की हिफाजत को यकीनी बना रही है और न ही उन्हें इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री भी है और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुचि में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? सीबीआई को सौंप देना चाहिए मामला। परंतु इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से पहले तो दलितों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है डीएमके कांग्रेस की सरकार और उसके बाद वो न्याय भी नहीं चाहती।
और तमिलनाडु में सियासी लीडरों का कत्ल कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई लीडरों को कत्ल किया जा चुका है। इससे कबल तमिलनाडु में बीजेपी रहनुमा जगन पांडियन को अगस्त 2023 में नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया था। तिरुनेलवेली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जगन पांडियन को नीलाई जिले के पलियान कोटाई से मुत्तसिल मोलिकम इलाके में उनकी रिहायशगाह के करीब कत्ल कर दिया गया। इसके बाद 24 मई 2022 को तमिलनाडु में बीजेपी के SC/ST विंग के मरकजी जिला सदर बालाचंद्रन का कत्ल कर दिया गया। चेन्नई के चिंतारपेट इलाके में हमलावरों की तरफ से चाकू की वार से बालाचंद्रन की मौत हो गई थी। 22 दिसंबर 2022 को DMK के साबिक MP और तमिलनाडु अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन एस मस्तान को भी कत्ल कर दिया गया। इससे कबल 19 जुलाई 2013 को तमिलनाडु बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वी रमेश को उनके घर के करीब कत्ल कर दिया गया था। रमेश पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक मारूफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। उनके कत्ल के पीछे सियासी वजह भी बताई गई। वो तमिलनाडु बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के रुकन थे और 1991 से बीजेपी के जरिए समाज की खिदमत में मसरूफ थे। इस तरह तमिलनाडु बीजेपी मेडिकल विंग के सरबराह डॉक्टर अरविंद रेड्डी का भी 23 अक्टूबर 2012 को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत के बाद तहकीकाती कमीशन अपनी तहकीकात के लिए ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद करने हाथरस पहुंच गया है। PWD गेस्ट हाउस में एक आला सतही मीटिंग हुई, जहां अलीगढ़ के IG शलभ माथुर और हाथरस के SP नितिन अग्रवाल मीटिंग के लिए पहुंचे और हादसे की वजूहात का पता चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में 6 दहशतगर्द मारे गए। इस तसादुम में 2 फौजी भी शहीद हुए हैं। पुलिस अफसर ने कहा कि जाए वक़ूफ़ पर शदीद फायरिंग जारी है और हलाकशुदा दहशतगर्दों की शिनाख्त ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद की जाएगी। कुलगाम के मदरगाम और फैसल चैनीगाम इलाके में जारी इस तसादुम में हिज़्बुल मुजाहिदीन की दहशतगर्द तंजीम शबीर डार के दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की इत्तला है। पुलिस का कहना है कि इस मुहिम को खत्म होने में मजीद वक्त लग सकता है। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग इनकाउंटर साइट्स पे इनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। और सूरत में कल मुनहदिम हुई 6 मंजिला इमारत में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। यह हादसा सूरत के सचिन बालिकाओं में पेश आया था, जहां जाए वक़ूफ़ से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश परमार ने बताया कि खातून को जाए हादसे से बाहिफाजत बचा लिया गया है, जबकि तलाश और बचाव ऑपरेशन अभी भी जारी है। झारखंड के देवघर में एक पुरानी इमारत मुनहदिम हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों को मलबे से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बाकी को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। इस मौके पर गोड्डा के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे भी वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि 8 से 10 साल पहले श्रावणी मेले में एक बड़ा वाकया हुआ था, जिसके बाद देवघर में हमेशा NDRF की एक टीम तैनात रखी जा रही है, जिसके बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू हुआ और लोगों को तेजी से निकालने का काम जारी है। श्रावणी मेला में जो हादसा हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद से NDRF की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है। उसी का ये फायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है। और बिहार में कोसी नदी के पानी की सतह बढ़ रही है। नेपाल में बारिश का असर मगरबी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया समेत पूरे शुमाली भारत में बिहार में नजर आ रहा है। गंगा, गंडक और कोसी, परमान, महानंदा जैसी नदियों के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में NDRF समेत तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। लोगों को महफूज मकाम पर जाने का मशवरा दिया जा रहा है। सैलाब से मुतासिरा जिला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक बैराज से हफ्ते की शाम
5 बजे तक 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से गंडक नदी में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से पश्तो के अंदर रहने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक अररिया, किशनगंज, मधुबनी, कटिहार में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में SOP के अनुरूप सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी सारी तैयारी की गई है। जितना भी सामग्री बाढ़ के लिए आवश्यक होता है उसके लिए टेंडर वगैरह करके दर निर्धारित कर लिया गया है। पशु चारा का भी दर निर्धारित कर लिया गया है। और बिहार के मगरबी चंपारण के बगहा में गंडक नदी को अबूर करने के बाद खेतों में काम करने गए तकरीबन 60 मजदूर सैलाबी पानी में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि फंसे लोगों में बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी शामिल हैं। ताहम इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया के जरिए SDRF की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में बालाई पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से गंगा समेत दीगर नदियों के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। लैंडस्लाइडिंग के मुतादिद वाकयात की वजह से सड़कें भी दरहम बरहम हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। ऐसे में हुकूमत की हिदायत पर 4 धाम जाने वाले यात्रियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहा गया है। सभी को ऋषिकेश में ही रहने का मशवरा दिया गया है। फिलहाल मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में खलल पड़ा है। ऋषिकेश में भी लोगों को गंगा के किनारे न जाने का मशवरा दिया गया है। पर्वतीय जनपदों में बारिश का पहले से पूर्वानुमान था, उसी के दृष्टिगत जल स्तर बढ़ने की संभावना थी, तो थोड़ा जल स्तर बढ़ा है। हम लगातार संबंधित विभागों जैसे सिंचाई विभाग और प्रशासन के संपर्क में हैं। पुलिस द्वारा अपना प्रिवेंटिव कार्रवाई कर ली गई है। सभी को चेतावनी दी गई है और वहां ड्यूटी भी लगाई गई कि घाटों के आसपास जो भी लोग हैं उनको हटा दिया गया और वहां लोगों को जाने से रोका भी जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। और वजारत सकाफत ने 46वें आलमी सकाफती विरसा कमेटी के इजलास के लिए PARI नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत मुल्क भर के 150 से ज़्यादा विजुअल फनकार कौमी दारुल हुकूमत के अवामी मकामात को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ हैं। ललित कला एकेडमी और नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मुश्तरका तौर पर इसे नाफिज कर रहा है, जिसका मकसद जदीद मौज़ूआत और तकनीकों को शामिल करते हुए हज़ारों साल पुराने लोक फ़नून को सामने लाना है। हमारे नामानिगार डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसका जायजा लिया। दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां अधिवेशन जो है, सत्र जो है, उसका आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के 150 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत में आने वाले हैं, दिल्ली में आने वाले हैं। और दिल्ली में जब वो एयरपोर्ट से भारत मंडपम तक जाएंगे तो उनका जो अनुभव है वो एक नायाब अनुभव बने, इसको ध्यान में रखते हुए भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने कमर कस ली है। बहुत ही उत्कृष्ट और अमूल्य कला है। इस तरफ, इस स्ट्रीट के इस तरफ हम पूरा मधुबनी कर रहे हैं, फिर स्ट्रीट के उस तरफ वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार आर्टिस्ट हैं जो फड़ फोक आर्ट होती है राजस्थान की, वो लोग दर्शा रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जंगल और जो यात्रा उत्सव दिखाया है कि जंगल से होके महाराज का पूरा निकला और वो थीम से पूरा दर्शाया। और रोड के दोनों तरफ जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, उसको तकरीबन 150 देश भर के जो कलाकार हैं वो सजाते और संवारते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। यह पेंटिंग मेरी परंपरागत आर्ट है जो कि 700 सालों से मेरे परिवार में चली आ रही है। इसमें हमने एक राजा की शाही सवारी बताई है, वैसे ही जैसे राजस्थान में गणगौर की सवारी निकलती है बड़ी शाही अंदाज में, झंडे लेकर के, निशान लेकर के, बड़े नाचते गाते बजाते हुए धूमधाम से। और ऐसी जगह पर हम भी हैं जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मधुबनी आर्ट को यहाँ पर सजाया जा रहा है, जो राजस्थानी आर्ट है उसको यहाँ पर सजाया जा रहा है, और किस प्रकार से देश के अलग अलग इलाकों की जो मानी हुई जानी मानी जो कला है उनको यहाँ पर सजाया जा रहा है। जैसे मेहमान लोग जब आएंगे यहाँ तो हमारी कला को जानेंगे, पहचानेंगे और इसके बारे में सर्च करेंगे। तो हमारे को इस कला को आगे बढ़ाना है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर इसका एक जो है वो थीम, एक मिशन बनाया गया है जिसके तहत ये सारा जो कार्यक्रम है वहाँ पर चलाया जा रहा है। 18 तारीख तक इनको डेडलाइन दी गई है। 18 तारीख तक पूरी दिल्ली का ये जो इलाका है जहाँ से ये लोग गुजरेंगे उसकी दोनों तरफ आपको ऐसी कला, संस्कृति की, सभ्यता की पहचान जो है भारत की, वो ऐसी कलाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी।
कैमरामैन राजेश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और डीआरडीओ ने मुश्तरका तौर पर जोरावर टैंक तैयार किया है। डीआरडीओ ने इस टैंक को मशरक़ी लद्दाख सेक्टर मैनभार तैनफौज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया है, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीनी तैनातियों का मुकाबला किया जा सके। अपने हल्के विजन और ख़ास सलाहियतों के साथ ये टैंक ज़्यादा विजन वाले T-72 और T-90 के मुकाबले खड़े, चढ़ाई और नदियों को आसानी से अबूर कर सकता है। डीआरडीओ के सरबराह डॉक्टर कामत के मुताबिक तमाम आजमाइशों के बाद इस टैंक को साल 2027 तक भारतीय फौज में शामिल किए जाने की भी उम्मीद है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. So the user trials, usually we have to go through summer trials, then winter trials. There will also be a high altitude trials. So in my estimation, it will take about a year to 1.5 years to complete the full cycle of trials. And then the process of acquisition. So I would say that by 27 is when this first tank should get inducted. LNT के एग्जीक्यूटिव नायब सदर अरुण रामचंदानी ने कहा कि मुश्तरका तरक्याती मॉडल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसे इतने कम वक्त में तैयार भी किया गया था। It's a great day for LNT today. Within a period of 2 years, we have brought the tank to a level where it can be taken for internal trials and very soon for user trials. It has been a big effort, a joint effort between DRDO and L&T, and I think it's a great achievement by both these teams. Nowhere in the world has a new product been deployed in such a short time. और 15वां बैनुल-अक़वामी B2B टॉय एक्सपो 2024 हफ्ते को दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी इस खिलौना मेले में 300 से ज़ायद मुल्की कंपनियां और दीगर ममालिक के 100 से ज़ायद गैर मुल्की खरीदार शिरकत कर रहे हैं। ये मेला मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और साथ में एंड यूज़र्स को इकट्ठा करने में मदद करेगा। खिलौना एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर साल बच्चों से मुताल्लिक़ मसनूआत के लिए B2B बैनुल-अक़वामी खिलौना मेले का इनेकाद करती है, ताकि मुल्की और गैर मुल्की ख़रीदारों के दरमियान भारतीय खिलौना बनाने वालों की मसनूआत को फ़रोग़ दिया जा सके। पेश है ये रिपोर्ट। 15वां B2B बैनुल-अक़वामी खिलौना मेला 2024 जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का इनेकाद कौमी राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3, 4, 5 में 6 जुलाई से शुरू हुआ। 4 रोजा बैनुल-अक़वामी खिलौने मेले में शिरकत के लिए 300 से ज़ायद मुल्की कंपनियां और अमेरिका, जर्मनी समेत दीगर ममालिक से गैर मुल्की खरीदार आ रहे हैं। इस मेले के जरिए भारतीय खिलौना मैन्युफैक्चरर्स को आलमी सामाईन के सामने अपनी मसनूआत और सलाहियतों को दिखाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां ये नए सारिफीन को राग़िब करने, खिलौनों की मार्केट तक रसाई को बढ़ाने के साथ साथ बरामदात को फरोग़ देने में मदद करेगा। इस मेले में देसी खिलौनों की रौनक देखी जा सकती है, जो चीनी मार्केट को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। एक संपूर्ण टॉय प्रदर्शनी है, जिसमें मॉडर्न टॉय से लेकर ट्रेडिशनल टॉयज तक सब कुछ हम यहाँ दिखा रहे हैं। इतने बड़े स्केल की प्रदर्शनी आज तक भारत में नहीं लगी है। इतना बड़ा B2B इवेंट साउथ ईस्ट एशिया में टॉयज पे कभी नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स मरकजी हुकूमत की स्कीमों और BIS से बराह रास्त फायदा उठा रहे हैं और वो सारिफीन को मुनासिब कीमतों पर बेहतरीन मसनूआत फराहम करने में कामयाब हो रहे हैं। 2 चेंजेस आए हैं, एक मेड इन इंडिया और एक चाइना +1। इन दोनों ने एक्सट्रीमली बेनिफिट किया और हम एज अ कंपनी मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल हो रहे हैं एवरी ईयर। वहीं अमेरिकी कंपनियों ने भी भारत में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और उनकी नजरें भारत की उभरती हुई मार्केट पर हैं, ताकि वो यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकें। जो आपको सब कुछ डिफरेंट दिखेगा और एक ही लाइन के सामने दिखेगा, वो है एनिमल प्लश या एक्वेटिक प्लश, जो हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं 45 साल से। तो ये जो US से शुरू हुआ था, आज फैलते फैलते यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और अभी इंडिया में भी है। इस एक्सपो को देखने के लिए लेबनान से आने वाले गैर मुल्की मेहमान भी काफी मुतासिर हुए। उनका मानना है कि भारत में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जो अपनी मसनूआत के साथ किसी भी मुल्क को सख्त मुकाबला दे सकता है।
It was very good experience for our country because, you know, Lebanon is a very small country. But I found many things and new things here. I never supposed to find like this. And in compared to China first, this is very good fair. मैन्युफैक्चरर्स पहले दिन से ही इस एक्सपो से फायदा उठा रहे हैं और मार्केट के माहिरीन का ख्याल है कि इस तरह के मेले से भारतीय मार्केट को मजीद तक़वियत मिलेगी। साउथ एशिया का लार्जेस्ट टॉय B2B इंटरनेशनल एक्सपो प्रगति मैदान में जारी है, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा विदेशी कंपनियों ने भी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। और जो यहां का इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो मेक इन इंडिया के झंडे तले नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के बायर्स के बीच में आया है और अच्छा खासा उन्हें यहां से रिजल्ट्स मिल रहा है। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच हरारे में खेला जा रहा है। पहला मैच हारने वाली भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की कोशिश की मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में भारतीय नौजवान खिलाड़ी बैटिंग में तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी के मुताबिक अपना जलवा नहीं दिखा सके। गेंदबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जिम्बाब्वे को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया। ताहम कप्तान शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर न कर सका। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।